गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो छूटे हुए हैं और लगभग आज आप क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पहला जो आपने पहले पूछा था, आपने कि मोशन और रेजोल्यूशन में क्या फर्क है। मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव। मोशन रेजोल्यूशन में क्या फर्क है, तो आप याद रखो। जैसे मोशन रेजोल्यूशन का सिंपल मतलब है, जैसे हम कोई काम करते हैं, पहले बच्चे खूब अंताक्षरी खेलते थे। अंताक्षरी खेलने में जैसे हम शुरुआत करते थे, शुरू करो अंताक्षरी, वैसे ही मोशन रेजोल्यूशन क्या है, एक तरीके का मैकेनिज्म है कि हम सरकार के काम को कैसे करें। इन संसद में कार्य संचालन का एक मैकेनिज्म क्या है, मोशन। तो जैसे हम मोशन क्या करते हैं, यानी कोई भाई मोशन है या क्लास हमने शुरू किया, वैसे आप देखोगे कि जैसे मोशन अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या मोशन है। धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब है कि जब राष्ट्रपति ने जो कोई अपना अभिभाषण दिया, उस राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो सदन में चर्चा होगी वो होगा मोशन, और उसी चर्चा में आपने देखा होगा विपक्ष को मौका मिलता है। यानी मोशन और रेजोल्यूशन क्या है, संसद में काम करने के सारे तरीके हैं। अब बात को और स्पष्ट रूप में कहा जाए तो मोशन कितने प्रकार का होता है। मोशन क्या है, एक तरीका है जिससे हम कोई पार्लियामेंट में काम कर सकते हैं। एक होता है मूल प्रस्ताव, सबस्टेंटिव मोशन। एक होता है मूल प्रस्ताव, सबस्टेंटिव मोशन। दूसरा होता है सहायक प्रस्ताव, सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन। और तीसरा है सब्स्टिट्यूट मोशन, प्रतिस्थापन प्रस्ताव। तो प्रतिस्थापन प्रस्ताव, सब्स्टिट्यूट मोशन। यानी हमारे पास मोशन तीन प्रकार के हैं, सब्सटेंटिव मोशन, सब्सिडी मोशन, सब्स्टिट्यूटिव मोशन। अब जरा देखो दोस्तों कि मूल प्रस्ताव, सब्सटेंटिव मोशन का मतलब क्या है, जैसे कि धन्यवाद प्रस्ताव, और अब देखो धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये सारे प्रस्ताव है। ये सब तरीके क्या है, किस तरीके से हम संसद का बिजनेस करें। तो संसद काम करती है, देखो बिजनेस का एक मतलब होता है कि काम करना, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, कार्य का संपादन। अब आप देखोगे कि मूल प्रस्ताव का मतलब है जैसे धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है, मूल प्रस्ताव है। और बच्चों ये मोशन ऑफ थैंक्स क्या है कि जब अब ब्रिटेन की संसदीय शासन से हमारा शासन प्रभावित है, तो इंग्लैंड के महाराज या महारानी परंपरा के हिसाब से पहले साल में सदन के सामने आते थे। अब जब सदन के सामने आ जाते थे तो सारे सांसद उठ के बड़े खुश होते थे और कहा कर थैंक्स लॉर्ड क्वीन, यू केम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो आप धन्यवाद महारानी आपका कि आप आई। इसी बात को जो हमने अपने भारत में लिया धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव का मूल प्रस्ताव है, सबस्टेंटिव मोशन है। तो सबस्टेंटिव का मतलब है कि स्वाभाविक तौर पर सबस्टेंटिव मोशन का मतलब है एक ऐसा मोशन जो कि मूल हो। जैसे आप देखोगे कि इसका मतलब धन्यवाद प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। और आप जानते हो दोस्तों, धन्यवाद प्रस्ताव पर कभी कल पीएम ने चर्चा दिया, पीएम ने कल उत्तर दिया। तो धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब है ये शुरुआत होती है लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा होगी, इससे मतदान होगा। और अगर धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद मतदान होता है
और मतदान में अगर सरकार हार जाए तो समझ लो ये माना जाएगा सरकार ने बहुमत खो दिया है, तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है। आप याद रखना, अगर धन्यवाद प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पारित हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि मंत्रिपरिषद किसके पर रिस्पॉन्सिबल होता है? लोकसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के पर रिस्पॉन्सिबल है, तो राज्यसभा में मान लो कि धन्यवाद प्रस्ताव पर कोई चर्चा हो जाए, मतदान भी हो जाए, और राज्यसभा में मतदान चला जाए विपक्ष में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार बनी रहेगी, सरकार बड़ी रहेगी। इसलिए ये है। अब सब्स्टिट्यूटिव मोशन का मतलब होता है सहायक प्रस्ताव। एक प्रस्ताव पर निर्भर दूसरा प्रस्ताव, वो क्या है? सहायक प्रस्ताव। तो मान लीजिए कि एक प्रस्ताव आया और सांसद ने किसी कहा कि भाई मोशन ऑफ थैंक्स में संशोधन करेंगे। आप याद रखो, जैसे दोस्तों, जैसे हम कहते हैं कि चटनी, समोसे के बाद ही चटनी होती है, केवल चटनी कोई नहीं खाता। अब जाके दुकान पे कहो चटनी क्या है? सहायक है, सब्सिडरी है। बच्चे नहीं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे बीए वगैरह में पढ़ते हैं, तो एक होता है कोर सब्जेक्ट, एक होता है ऑनर्स, और दूसरा क्या होता है? सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब होता है कि सहायक। वैसे अगर धन्यवाद प्रस्ताव में कोई सांसद संशोधन की बात लेकर आ जाए, एक प्रस्ताव पर निर्भर प्रस्ताव क्या होगा? सहायक। तो धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन, धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन क्या माना जाएगा? सहायक प्रस्ताव। इसलिए सब्सिडी मोशन, एक मोशन पर निर्भर मोशन क्या कहलाता है? सब्सिडरी। और मान लो एक मोशन प्रतिस्थापन का मतलब है कि आप कहीं गए, प्रतिस्थापन का मतलब है कि इधर कॉफी और चाय, आप सुबह कहेंगे भाई चाय पिला दो, तो फिर स्वाभाविक तौर पर कि दूसरे व्यक्ति ने कहा भाई चाय नहीं है तो कॉफी ले लो, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट है। एक प्रस्ताव के स्थान पर, धन्यवाद प्रस्ताव के स्थान पर कोई दूसरा प्रस्ताव ला दिया जाए, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन प्रस्ताव, सब्स्टिट्यूट मोशन। तो मान लो कि हम क्या लाना, सब्स्टिट्यूट मोशन की एग्जांपल कैसे देंगे? धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन, यह क्या हो गया? सहायक प्रस्ताव। और सब्स्टिट्यूट प्रस्ताव क्या है? प्रतिस्थापन प्रस्ताव क्या है? एक प्रस्ताव के जगह पे दूसरा प्रस्ताव आ जाना क्या है? सब्स्टिट्यूट है। अब एक प्रस्ताव के स्थान पर दूसरा प्रस्ताव आ जाना, अगर ये सब्स्टिट्यूट है तो जरा सोच के देखो, मान लो कि संसद लाना चाहती है निंदा प्रस्ताव, सेंश्योर मोशन, संसद लाना चाहती है, या भाई संसद का मतलब विपक्षी लाएगा। स्थगन प्रस्ताव, एडजमेंट मोशन, संसद में एक सदस्य लाना चाहता है, स्थगन प्रस्ताव, एडजमेंट मोशन। संसद में लाना जाता है एडजमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का मतलब है, अब बहुत गंभीर होता है, आप जानते हो कि प्रस्ताव लाए जाते हैं सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाए रखने के लिए, जवाबदेह बनाए रखने के लिए। आप देख रहे हो संसदीय शासन का मूल अभिप्राय क्या है? जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल शासन है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है जो संसद का शेड्यूल होता है उसको ब्रेक कर देना। तो संसद का शेड्यूल कितना बजे से? 11 बजे से 6 बजे तक, उसमें ब्रेक भी है 1 घंटे का, 1 से 2 बजे। तो अगर स्थगन प्रस्ताव आ जाएगा, स्थगन प्रस्ताव क्यों आएगा? क्योंकि सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर विचार करना है। प्रस्ताव क्यों लाया जाएगा? सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर विचार करना है, एन इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विथ इमीडिएट इफेक्ट। मतलब इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा सार्वजनिक महत्व का मुद्दा जिसका तात्कालिक महत्व है, जिसका अर्जेंट इशू है, एन अर्जेंट इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब एन अर्जेंट इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या है कि मान लो कि कहीं पे तूफान आ गया, कुछ लोग मर गए। अब आप देखो उत्तराखंड में कहीं मजदूर दब गए, ये अर्जेंट इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है। कहीं पे ट्रेजेडी हो गई, कहीं पे जहरीली शराब लोगों ने पी लिया, उससे मर गए। तो जहरीली शराब पी लिया, उससे लोग मर गए, तो क्या है? ये अर्जेंट इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है। तो उसमें क्या होगा कि सारे प्रस्ताव, जैसे कि एक बार राहुल गांधी स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते थे, क्यों? वो कहना चाहते राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। तो
अब आप ये बात जानते हो, कोई प्रस्ताव आया जाए ना आया जाए, इसका अंतिम रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर ये बताएगा कि प्रस्ताव लाया जाए ना लाया जाए। और बात याद रखना दोस्तों, स्थगन प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं लाया जाता। बात ध्यान सुनना, एडजमेंट मोशन, एडजेंट राज्यसभा भी होती है, हाउस का एडजेंट होना अलग बात है, एडजेंटमेंट मोशन लाना अलग बात है। तो राज्यसभा एडजेंट होती है, लेकिन वो एडजेंटमेंट मोशन नहीं कहलाएगा। तो एडजेंटमेंट मोशन, और याद रखो स्थगन प्रस्ताव में बाकायदा चर्चा होती है, मतदान होता है, और स्थगन प्रस्ताव में भी मतदान पारित हो गया सरकार के खिलाफ, तो सरकार को रिजाइन करना ही करना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, यानी वैसे रूप में गिर नहीं गिरेगी। एक ही ऐसा मोशन है, इसको पारित होने के बाद सरकार तुरंत गिर जाएगी, उसको लाइफलाइन नहीं मिलेगी। धन्यवाद प्रस्ताव पे, एडजमेंट मोशन पे उसको लाइफलाइन मिलेगी। इसका मतलब है लास्ट में आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा, लेकिन बाकी बातों में नहीं। अब आप देखेंगे एडजेंट सब्स्टिट्यूटिव मोशन। आप कहोगे सर क्या स्थगन प्रस्ताव, ये तो मूल प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव मूल प्रस्ताव है, लेकिन अगर मान लो स्पीकर कहे ठीक है भाई आप स्थगन प्रस्ताव ला रहे हो, आप ऐसा करो स्थगन प्रस्ताव के बजाय आप क्या लाओ, इसमें आप ऐसा करो, इसको थोड़ा बदल दो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कर लो, क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सरकार की निंदा नहीं होती। फिर कोई निंदा प्रस्ताव है सेंश्योर मोशन, सेंश्योर का मतलब थू थू करना, शेम शेम। और जरा सोच के सरकार को कोई सेम शेम कर दे, तो मोदी जी आए और सब लोग सदन में शेम शेम कह दें तो बड़ी आफत हो जाएगी। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी उसके खिलाफ शेम शेम हो, क्योंकि सरकार की जो बातें जो सदन में चल रहा है, मीडिया उसको बाकायदा हाईलाइट से प्रसारित करेगी। मीडिया बताती है कि ये हो रहा है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब है इसके बदले में स्पीकर क्या कहेगा, स्थगन के बदले में कोई दूसरा प्रस्ताव ले दो, इससे चाय के बदले में कॉफी। और सब्स्टिट्यूट क्या है, जो एक पर निर्भर है, चटनी समोसा, सॉस एंड समोसा, तो केवल सॉस तो खाए नहीं जाता, समोसा होगा बर्गर होगा तभी सॉस खाया जाएगा। वैसे ही यानी सब्स्टिट्यूट का मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, स्थगन का मतलब दूसरे के बजाय हो, इसे याद रखना। अरे भाई डिपेंडेंट का मतलब पेन कॉपी डिपेंडेंट है, और बजाय लैपटॉप और कॉपी ये एक दूसरे के विकल्प है, तो विकल्प अलग है। तो यहाँ क्या है, स्थगन प्रस्ताव में हम दूसरे प्रस्ताव का विकल्प ला रहे हैं। तो विकल्प क्या लाएंगे कि हम कह देंगे भाई चलो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, अल्पकालिक चर्चा कर लो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला दो। तो स्थगन के बजाय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला देना, कॉलिंग अटेंशन मोशन ला देना, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट मोशन। और आप जानते हो ध्यान आकर्षित करना, आजकल बच्चों का भी ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी हो गया है, और टीचर को ध्यान आकर्षित करना ही पड़ता है। टीचर को ध्यान आकर्षित करना ही पड़ता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। और टीचर को ध्यान आकर्षित करना क्यों पड़ता है, क्योंकि बच्चे बेला वजह सवाल पूछते रहते हैं, तो बच्चों का ध्यान आपस में आकर्षित ना हो, मेरे तरफ आकर्षित हो। वैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या चाहते हैं कि सरकार का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। और जरा सोच के देखो भाई, जो पावरफुल पोजीशन बैठा होता है उसका ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है। अरे मेरे बच्चों, मान लो कोई आदमी किसी पावरफुल पोजीशन में नहीं है, फुक्कड़ का ध्यान आकर्षित करके क्या करोगे? अरे ध्यान तो आकर्षित किसका करना है, पावरफुल आदमी का। इसलिए इसे कहा जाता है कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अब आप कहोगे ये प्रस्ताव है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल प्रस्ताव के हैं। ये प्रस्ताव क्या है, एक मेथड है जिससे संसद में कोई कार्य करते हैं, एक मेथड है जिससे संसद में कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन करते हैं, ये क्या है, प्रस्ताव। अब प्रस्ताव कैसे बदलता है, प्रस्ताव कैसे बदलेगा, रेजोल्यूशन में। अब जरा देखो, अब रेजोल्यूशन क्या है, संकल्प क्या है, जैसे कई बार में नए साल का संकल्प, जैसे पार्लियामेंट में संकल्प लेती है। तो मोशन रेजोल्यूशन दो तरीके हैं कि सरकार काम किया कैसे जाए। तो अगर मोशन रेजोल्यूशन दो तरीके हैं, जरा देखो तो अब रेजोल्यूशन क्या है, फिर संकल्प क्या है। एवरी सबस्टेंटिव मोशन इज अ रेजोल्यूशन, प्रत्येक मूल प्रस्ताव ही संकल्प है। प्रत्येक मूल प्रस्ताव ही संकल्प है। एवरी
substantive, every substantive motion is a resolution. प्रत्येक प्रस्ताव ही प्रत्येक मूल प्रस्ताव या इधर के प्रस्ताव 3 प्रकार के हैं, सब्स्टिट्यूट है, सब्सिडरी है, सब्सटेंटिव है। इन एवरी सब्सटेंटिव मोशन रेजोल्यूशन, आप याद रखना, जो भी मूल प्रस्ताव है वही क्या है, संकल्प है। यानी सारे प्रस्ताव संकल्प नहीं है। इसका मतलब आप ये देख लोगे, प्रस्ताव इज इक्वल टू संकल्प, मोशन इज इक्वल टू रेजोल्यूशन, क्योंकि कहा जा रहा है कि एवरी सब्सटेंटिव मोशन इज अ रेजोल्यूशन। जो भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जो मूल प्रस्ताव है, सब क्या है, संकल्प है। जो मूल प्रस्ताव है वही सारे संकल्प है। एवरी सब्सटेंटिव मोशन इज रेजोल्यूशन, तो यहाँ तो प्रस्ताव संकल्प हो गया। इसका मतलब ये हो गया, प्रस्ताव संकल्प में प्रक्रिया का अंतर है, कंटेंट का अंतर नहीं है, क्योंकि जो भी मूल प्रस्ताव है संकल्प होगा। तो आप ये कह सकते हो, प्रस्ताव क्या है, किसी कार्यवाही की बिगिनिंग, और संकल्प क्या है, किसी कार्यवाही की समाप्ति। इसका मतलब विषय वस्तु का अंतर नहीं है, बस केवल प्रोसीजर का अंतर है, प्रक्रिया का डिफरेंस है। और फिर अगर हम देखें, फिर इसका मतलब है प्रत्येक रेजोल्यूशन एक तरीके का मोशन है, प्रत्येक संकल्प एक मोशन है, लेकिन प्रत्येक मोशन रेजोल्यूशन नहीं है। एवरी मोशन इज नॉट रेजोल्यूशन, एवरी रेजोल्यूशन इज अ मोशन। ये बात ध्यान रखने की है। क्यों प्रत्येक मोशन रेजोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये 2 मोशन जो हैं वो रेजोल्यूशन नहीं है, केवल मूल मोशन ही रेजोल्यूशन है। इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो रेजोल्यूशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित हो जाता है रेजोल्यूशन, क्योंकि मूल प्रस्ताव है ये, संशोधन नहीं। और अब देखना, इसका मतलब फिर प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, फिर आप देखोगे रेजोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, फिर जो प्रस्ताव हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रस्ताव या रेजोल्यूशन है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब देखोगे, रेजोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। पहला, संवैधानिक प्रस्ताव। इसलिए अब देखोगे, पहला क्या है, संवैधानिक प्रस्ताव, कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन, पहला संवैधानिक प्रस्ताव। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन का सीधा मतलब है, बहुत ध्यान से देखना, संविधान को ही पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है स्पीकर को हटाने के लिए 14 दिन के पहले का प्रस्ताव पारित करना, लाना जरूरी है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 14 दिन का पहले संकल्प पारित होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना है। यानी अच्छा, रेजोल्यूशन का हिंदी क्या कहेंगे, संकल्प। रेजोल्यूशन का हिंदी होगा यहाँ संकल्प, ना प्रस्ताव नहीं, ये इसका हिंदी है संकल्प, क्योंकि मोशन का हिंदी है ये संकल्प। ये भी हो गया संकल्प, संवैधानिक संकल्प। ये संवैधानिक संकल्प है। जैसे आप देखोगे, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, इम्पीचमेंट के लिए, संविधान में और ध्यान से देखने की बात है, रेजोल्यूशन शब्द संविधान में लिखा गया, मोशन नहीं। मोशन लोकसभा नियमों में है, रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप रेजोल्यूशन कहाँ देखोगे, आर्टिकल 249 में। रेजोल्यूशन कहाँ देखोगे, आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61, आर्टिकल 249, जहाँ स्पीकर को हटाने की बात होगी वहाँ संविधान में रेजोल्यूशन शब्द लिखा गया है, मोशन नहीं। जो संविधान में लिखा गया उसको हम कहते हैं संवैधानिक संकल्प। तो और खास तौर देखोगे, इसीलिए देखोगे संकल्प में वोटिंग हमेशा होती है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए वोटिंग होगी, प्रस्ताव में हमेशा वोटिंग होना जरूरी नहीं है। प्रस्ताव में वोटिंग होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वोटिंग होगी। और ये भी आप देखोगे, उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, सरकारी प्रस्ताव, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, सरकारी संकल्प, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन।
यानी कोई भी ऐसा संकल्प जो सरकार लाती है वो क्या है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन क्या है, अब मान लो कि भारत अमेरिका के साथ सिविल परमाणु समझौता हुआ, गवर्नमेंट उसको सामने लाना चाहती है। भारत और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो गवर्नमेंट बताना चाहती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। भारत और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट है तो गवर्नमेंट बताना चाहती है, ये क्या होगा, सरकारी संकल्प होगा, ये सरकारी संकल्प होगा, इसलिए कहा जाता है दैट इज गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। और निजी के अगला है, ये है निजी संकल्प, प्राइवेट रेजोल्यूशन। निजी संकल्प या प्राइवेट रेजोल्यूशन। तो निजी संकल्प का मतलब क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल। जो कोई ऐसा सांसद या विधायक है जो कोई विधेयक लाना चाहता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल, इसे कहते हैं प्राइवेट रेजोल्यूशन। सरकारी रेजोल्यूशन के गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, और फिर इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन। तो संकल्प तीन प्रकार के होते हैं। और जैसे मान लो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में, समान नागरिक संहिता के मामले में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्राइवेट मेंबर बिल लाया है, प्राइवेट रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद सरकारी संकल्प, सरकारी संकल्प का मतलब हमने एग्जाम्पल बता दिया, मान लो इंडिया चाइना के मामले पर डिफेंस मिनिस्टर कुछ कहना चाहते हैं तो ये क्या होगा, सरकारी संकल्प। और ऊपर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन, संवैधानिक संकल्प। ऐसा संकल्प जो संविधान किसी प्रावधान से संबंधित हो वो क्या कहलाएगा, सरकारी संकल्प। दोस्तों यही है मोशन और रेजोल्यूशन। और आप देखोगे पूरे संविधान में क्या पढ़ोगे, रेजोल्यूशन। पूरे संविधान में जाए तो सॉरी मोशन, पूरे संविधान में है रेजोल्यूशन। लोकसभा नियमों में क्या है, मोशन। मोशन का प्रावधान लोकसभा नियमों में है। और आप देखो जो बड़े महत्वपूर्ण मोशन आपको बता दूं मैं, जो बड़े महत्वपूर्ण मोशन है, जैसे कुछ मोशन ऐसे हैं सार्वजनिक महत्व के तात्कालिक विषय। अगर कुछ मोशन की बात कर दें, सार्वजनिक महत्व के तात्कालिक विषय, एन अर्जेंट इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। एन अर्जेंट इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे कौन कौन मोशन लाए जा सकते हैं, बात ध्यान में रखने की है। मोशन कौन लाए जा सकते हैं, पहला स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन दूसरा है। फिर आप देखोगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये भी सार्वजनिक महत्व के तात्कालिक विषय पर लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन। और तीसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, अल्पकालिक चर्चा। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ये अल्पकालिक चर्चा। संयोग की बात है तीनों एक ही विषय पर लाए जाते हैं। इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अर्जेंट इशू पब्लिक, सार्वजनिक महत्व के विषय पर तीन प्रकार के संकल्प लाए जाते हैं। लेकिन सरकार क्या सोचती है, सरकार सोचती है कि ये संकल्प ना आने पाए क्योंकि खतरनाक होता है, इससे सरकार की आलोचना होती है। और आप ये देखना, कोई भी संकल्प लाने के लिए आपके पास एक कारण होना चाहिए। बस याद रखना, निंदा प्रस्ताव जो आता है, सेंश्योर मोशन, वो सार्वजनिक महत्व के तात्कालिक विषय पर नहीं आता। निंदा प्रस्ताव आता है कि सरकार ने कोई गलत काम कर दिया, सरकार की नीति कोई ऐसी आ गई जिससे सांप्रदायिक दंगा उत्पन्न हो गया, तो उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव आ जाएगा। निंदा प्रस्ताव सार्वजनिक सेंश्योर मोशन, बहुत ध्यान सुनने की बात है बच्चों, निंदा प्रस्ताव सार्वजनिक महत्व के विषय पर नहीं आता, वो ऐसे विषय पर आता है जहां सरकार कहीं विफल हो रही है। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बात जानते हो, जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तो आपको कारण बताना पड़ेगा।
अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है कि जब तक आपको कमांड नहीं मिलेगा तब तक आप शासन में नहीं रह सकते, जब तक आपको समर्थन नहीं होगा संसद का आप शासन में नहीं रह सकते। और ये भी खास बात है, ये भी खास बात है कि गठबंधन सरकार के दौर में एक नई परंपरा चली है, विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन की बात लोकसभा रूल्स में नहीं, लेकिन गठबंधन सरकार होती है तो सरकार को कहा जाता है भाई आप विश्वास लीजिए। जहाँ एक ही दल की सरकार हो वहाँ विश्वास लेने वाली बात आती ही नहीं, वहाँ विश्वास लेने वाली बात आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए बच्चों ये आपको याद रखना है, ये मूलतः ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए होता है, क्योंकि आईएएस एग्जाम में तो अगर पूछा जाएगा तो वही मेंस का सवाल आपको बता देंगे और सीधा पूछा है पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी के तरीके क्या है। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हैं। लास्ट में कुछ क्वेश्चन पे बता दिया आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे मामला चलता है। लास्ट में कुछ और फैक्ट आपको बता दें, यह प्रस्ताव संकल्प तो और आपके सब नोट्स में लिखे भी गए। लेकिन अब देखोगे सरकार क्यों चाहती है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ जाए, सरकार क्यों चाहती है अल्पकालिक चर्चा आ जाए, क्योंकि दोनों पर वोटिंग नहीं होती, लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर वोटिंग होती है, निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। और स्थगन इसलिए सरकार नहीं चाहती कि स्थगन प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव उसके खिलाफ आए। लेकिन याद रखने की बात है जो सेंश्योर मोशन होता है वो कहीं ना कहीं किस पे आता है कि जहाँ पे सरकार की कोई खामी हो, जबकि स्थगन प्रस्ताव सरकारी खामी पे नहीं सार्वजनिक महत्व के तात्कालिक विषय पर आता है। तो जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या होगा, जैसे होता है ना प्याज की कीमतें बढ़ गई, इस पर चर्चा कर लो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कोई मत को मछुआरे श्रीलंका ने हमारे मछुआरों को मार दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, यही था शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। इसमें चर्चा होती है। और जानते हो जब भी कोई प्रस्ताव आएगा, संकल्प आएगा, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे दल के लोगों को अधिकार होगा बोलने का, हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आएगा लोकसभा या राज्यसभा में उनकी संख्या के अनुसार अपनी बात रखेगा। हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आएगा और अपनी संख्या के अनुसार अपनी बात रखेगा। इसलिए यह मुद्दा है विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, यह विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। अब जरा देखो बच्चों, अब ये विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हैं, अब जरा देखें विभिन्न प्रकार के प्रश्न क्या है, विभिन्न प्रश्न क्या है। तो हमने बता दिया, फिर एक बार नोट से आप देख लेना, क्लियर कट डिफरेंस क्लियर कट होना चाहिए। जो हड़बड़ी में पढ़ोगे सब भूल जाओगे, इधर का उधर हो जाएगा। अब लास्ट में एक फैक्ट, वैसे आप देखोगे कि लास्ट में एक मामला बचता है कि संसद में यानी पार्लियामेंट में किस तरीके के और माध्यम है जिससे हम कार्यपालिका को कंट्रोल कर पाए। पार्लियामेंट में और कौन से तरीके हैं जिससे हम कार्यपालिका को कंट्रोल कर पाए। तो आप देखोगे संसद में क्या होता है, 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम क्या है, ये है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। अब मेरे देखो बच्चों, क्वेश्चन कौन पूछेगा, क्वेश्चन आवर कौन है, क्वेश्चन कौन पूछेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछेगा, मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर जवाब देगा, मिनिस्टर जवाब देगा। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अरे दोस्तों ये थोड़े क्वेश्चन पूछेगा कि राहुल भैया शादी क्यों करेंगे, ये थोड़े क्वेश्चन पूछेगा कि शोएब मलिक के साथ क्या हुआ। स्वाभाविक रूप में किसी के प्राइवेट लाइफ सवाल पूछने का मतलब नहीं है। कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए, प्राइवेट लाइफ से नहीं होना चाहिए वो। और कोई भी ऐसा सवाल जो जुडिशरी में पड़ा हो नहीं पूछा जाएगा, किसी खिलाफ मानहानि का मामला नहीं पूछा जाएगा। अब इसका मतलब है प्रश्न पूछने के तरीके होते हैं। और प्रश्न कौन पूछेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कौन पूछेगा, हु कैन आस्क द क्वेश्चन, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट हो, इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, एमपी पूछेगा। जवाब कौन देगा, हु विल गिव एन आंसर, मंत्री, मिनिस्टर। क्योंकि जब भी कोई प्रश्न पूछेगा, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न पूछा दिया जाएगा लोकसभा सचिवालय को, राज्यसभा में सवाल होगा तो राज्यसभा सचिवालय को, ये प्रश्न को दिया जाएगा। और बाकायदा उनको ये होगा कि भाई इतने टाइम में आपको इस प्रश्न के उत्तर देने हैं, 15 दिन मिलता है। आप याद रखो, जब कोई सवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछता है, तो मान लो सांसद ने पूछा कि निवेश के मामले पर क्या है, तो वित्त मंत्रालय का मामला है,
वो सवाल वित्त मंत्रालय के पास पहुंच जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो अधिकारी होते हैं उस सवाल का जवाब देंगे, फिर वापस करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 15 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब होता है सवाल पूछने के लिए 1 घंटे है। अब 1 घंटे में सब लोग तो पूछ नहीं सकते, इस सवाल पूछने के तरीका अपना लिया गया। सवाल ही पूछा गया भाई 1 ही घंटे में पूछना है, तो सबके जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए मंत्री कुछ के जवाब कैसे देगा, मौखिक रूप में, ऑरली, खड़े होकर, यानी बोलकर। कुछ के जवाब कैसे देगा, लिखित रूप में। तो समय की समस्या है। 543 लोकसभा मेंबर है, अगर 543 मेंबर हैं तो सारे जवाब, अब 1 ही घंटा समय है, उसमें सारे सब जवाब सवाल तो आ नहीं सकते, और जवाब पूछा क्यों जाएगा मंत्री से, जैसे रिस्पॉन्सिबल बने हैं। भाई डेमोक्रेसी में सवाल ही पूछा जाता है, जनता सांसद सवाल पूछती है, सांसद सरकार सवाल पूछती है, भाई सवाल ही पूछा तो इसमें महत्वपूर्ण है। इसलिए मौखिक सवाल वो 20 होते हैं और लिखित सवाल लगभग 230 होते हैं। तो लिखित का मतलब है, मौखिक सवाल को क्या कहते हैं, तारांकित, स्टार्स, यानी उस सवाल पे तारा बना दिया जाता है। और लिखित सवाल क्या होते हैं, अतारांकित, अनस्टार्ड, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए। लिखित सवाल का मतलब है कि जवाब का उत्तर मंत्री की मेज पर रख दिया, सांसद की मेज पर रख दिया जाएगा, सांसद दे दिया जाएगा, भाई आपने सवाल पूछा था, उत्तर ये है। मौखिक का मतलब है कि बाकायदा मंत्री खड़ा होगा, जवाब देगा। तो जब मौखिक सवाल पूछा जाएगा तो इस पर पूरक सवाल पूछा जा सकता है, सप्लीमेंट्री, एक के आधार पर दूसरा सवाल। भाई सप्लीमेंट्री का मतलब है, हमने सवाल पूछा, सांसद ने पूछा कि भारत चीन के मुद्दे पर विवाद क्यों है, सवाल है, तो सप्लीमेंट्री सवाल क्या है कि सरकार हल करने के लिए क्या उपाय कर रही है, सप्लीमेंट्री सवाल है। भारत चीन का संबंध कैसे प्रभावित होगा, सप्लीमेंट्री सवाल है। एक सवाल के बेस पे सवाल क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो ये सवाल का तरीका है। और कई बार अब मान लो कि सवाल पूछने के लिए आप कितना समय देना पड़ेगा, 15 दिन का, 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा, तब इसका उत्तर मिलेगा। 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। अब मान लो कि बात सवाल बड़ा जरूरी है, तो संसद का सत्र चल रहा है और सांसद के क्षेत्र में कोई घटना हो गई, 15 दिन का थोड़ी समय लेगा। तो इसका मतलब है कोई शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अल्पकालिक प्रश्न। अल्पकालिक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। कोई अल्पकालिक प्रश्न भी पूछा सकता है। अल्पकालिक का मतलब है 15 दिन से कम नोटिस देकर भी सवाल पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आवर है। तो क्वेश्चन आवर जानते हो 11 12 चलता है, वैसे राजसभा में होता है। लेकिन अब मान लो कि हमें आज ही सवाल पूछना है, अब मैं 15 दिन का वेट नहीं कर सकता। उसके लिए क्या तरीका होता है, 0 आवर। मैं तो 15 दिन का वेट नहीं करूंगा, मैं तो आज ही सवाल पूछूंगा। जैसे बच्चे पूछते हैं, बच्चे तुरंत सवाल पूछ लेते हैं, और बच्चे अगर कोई हमसे सवाल पूछे तो मैं कह दूं भाई चिंता मत करो, 15 दिन के बाद मैं जवाब दूंगा। तो आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, जवाब तो मुझे आज चाहिए। इसीलिए इसके लिए क्या होता है, दूसरा तरीका क्या है, संसद में 12 बजे से 1 बजे तक, फ्रॉम 12 to 1, ये है 0 आवर, शून्य काल। क्योंकि घड़ी में इस समय का समय शून्य बताता है, तो ये पॉपुलर नाम हो गया शून्य काल, 0 आवर। तो शून्य काल का मतलब है कोई भी विषय हम संसद के सामने उठा सकते हैं। हाँ बस ये बात है कि 0 आवर 1 घंटे का है, उसमें भी आप देखोगे व्यवहारिक समस्या आती है। तो मान लो कि संसद की कार्यवाही शुरू होती है 11 o'clock पे, 10 बजे उसी दिन, मान लो कि मैं आज कोई सवाल पूछना चाहता हूँ, आज ही मुझे 10 बजे नोटिस देना पड़ेगा लोकसभा स्पीकर के सचिवालय को या राज्यसभा सचिवालय को। उसी दिन आपको देना पड़ेगा नोटिस 10 o'clock पे, और 10 o'clock पे नोटिस देकर आप ये सवाल पूछ सकते हैं। और सॉरी, सवाल नहीं पूछेंगे बल्कि मुद्दा उठाएंगे, यू कैन रेज एनी इशू। तो स्वाभाविक रूप में कोई सार्वजनिक महत्व का विषय बताया जाएगा। कोई कौन सांसद उठाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बीजेपी का हो अपोजिशन का, उससे मतलब नहीं है, सब। और कौन सा मुद्दा उठाएगा, सार्वजनिक महत्व का विषय, यानी सवाल नहीं पूछेगा, ये मुद्दा उठाएगा।
कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का अर्जेंट इशू है, मुद्दा उठाएगा और यहाँ मंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर ये किसका क्या फ़ायदा है, जब मंत्री जवाब ही नहीं देगा तो फ़ायदा क्या है? दोस्तों उसके बावजूद फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि जब जब कोई भी इशू पार्लियामेंट के सामने आता है तो वो इनडायरेक्टली कम्युनिकेट हो जाता है मिनिस्ट्री को। वो मामला मिनिस्ट्री के पास जाएगा और ये कहा जाएगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया था, लिहाजा इस पर आप ध्यान दीजिए। इसको आप देखिए। इसलिए हमारे यहाँ हर पार्लियामेंट्री कमेटी का महत्व होता है, हर सवाल का महत्व होता है। ये है 0 आवर। उसके बाद प्रस्ताव संकल्प ने आपको बता दिए, प्रस्ताव संकल्प आपको बता दिए। और आप जानते हो पहले मैंने बता रखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे काम करती है। कुछ और फैक्ट आपको बता दें। आपको याद होगा कि कोई विधेयक पारित होने से पहले हमारे पास 3 चरण होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरा पार्लियामेंट का रूल हमें बदलना है, यार पहला 2 घंटा क्वेश्चन आवर, फिर 0 आवर, इसमें बड़े डिसरप्शन होते हैं। तो मान लो इसमें कुछ हमें रूल बदलना पड़े तो क्या करोगे? उसके लिए कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी? रूल्स कमेटी, नियम समिति। ऐसी कमेटी का नाम याद रखना आईपीटी के लिए। या आप कहोगे सर ये बताओ 3 प्रकार के संकल्प प्रस्ताव है एक ही सार्वजनिक मामलों का महत्वपूर्ण भाग। आप इसको चेंज करो, 2 घंटे ये सवाल के नहीं होने चाहिए। आप 0 आवर क्वेश्चन आवर को मिलाकर 1 आवर कर दो। इसलिए रिकमेंडेशन कौन देगी? रूल्स कमेटी। ये सब नाम याद रखना ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। लेकिन सदन के काम करने की जो बिजनेस बनाएगा, जो शेड्यूल बनाएगा, वो कौन करेगा? कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स का मतलब सीधी बात है कि भाई पार्लियामेंट का बिजनेस कैसे चलेगा, इसमें कोई संशोधन है। इसलिए आप देखोगे 93 में हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल कमेटीज आई, वो किसके रिकमेंडेशन से? रूल्स कमेटी की। संसद की प्रक्रिया में, संचालन में कोई बदलाव करना पड़ेगा तो उसके रिकमेंडेशन लगा रूल्स कमेटी, नियम समिति। संसद का शेड्यूल तय करना है, ये तय करेगी कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये फिर कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा ये रूल्स, ये बिजनेस तय किया जाएगा, काम तय किया जाएगा। इसे हम कार्य मंत्रणा समिति के रूप में जानते हैं। ये है आपका संसद। तो मुझे लगता है कि अब संसद के टॉपिक हमें ख़त्म कर देने चाहिए और बाकी आगे बढ़ेंगे तो कुछ और मुद्दों पर आपको बता देंगे। लेकिन राष्ट्रपति के मुद्दे पर अब हम सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति पर आगे बढ़ें, कार्यपालिका पर। हमने संसद की बातों को तो ख़त्म कर दिया है। तो बच्चों अब ज़रा देख लो कोई सवाल आपके हो। अब मैं जाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। अब ज़रा सवाल पूछ लो, उसके बाद मैं फिर जाऊँ। अब ज़रा मैं क्वेश्चन पेपर पे जाऊँगा कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर कौन सा है। ये पार्लियामेंट से जितने सारे PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो जरा देखेंगे। देखिए पेज। अच्छा, अब बच्चों हम पार्लियामेंट संबंधित सवाल देखेंगे कि पार्लियामेंट के सवाल आए वो कैसे हैं। अब जरा देखो, अब सवाल जरा सॉल्व कर लें, अभी तो उन्हें बहुत, फिर मेंस का भी आपको तरीका बता देंगे कि फॉलोइंग प्रिंसिपल इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय शासन की विशेषता पूछी गई है। अब देखो भारत के संदर्भ में संसदीय निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत निहित है? संसदीय शासन में कौन सा प्रिंसिपल है, ये तो पूछा गया है। अब देखो बच्चों, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये सही बात है भाई। मंत्रिमंडल का सदस्य होना, संसद का सदस्य होना पड़ेगा। दूसरी बात है, जब तक सांसद जब तक सांसद का विश्वास प्राप्त रहता है या संसद का, तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट। मेरे बच्चों अभी बात ध्यान से सुनने की है। मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के प्रति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के प्रति। तो यहां लिखा गया है कि जब तक संसद का विश्वास रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। नहीं बच्चों, मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट
मिनिस्टर्स जो होते हैं, मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास चाहिए? लोकसभा का, पार्लियामेंट का। मिनिस्टर का विश्वास चाहिए प्रेसिडेंट का। इसलिए इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन तीसरा ऑप्शन भी देख लें। कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ स्टेट। राज्य का अध्यक्ष ही, अब देखिए याद रखो दोस्तों, एक होता है हेड ऑफ स्टेट, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो आपको हम याद दिला दें, हेड ऑफ स्टेट का मतलब जानते हो क्या होता है? राष्ट्रपति। और हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब पीएम। राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, सरकार का अध्यक्ष होता है पीएम। आप देखोगे यहाँ क्या लिखा गया है कि कैबिनेट इज हेडेड बाई हेड ऑफ स्टेट। नो, इट इज हेडेड बाई पीएम। तीन तो बिल्कुल गलत है, तीन ऑप्शन गलत है। आप देखोगे एक हम एलिमिनेशन का मेथड यूज करते हैं, तो जहां जहां ऑप्शन 3 है उसको हटा दो, जहां जहां ऑप्शन 3 होगा उसको हटा दो। आंसर अपने आप 3 यहाँ पे ये हट जाएगा, 3 यहाँ पे ये हट जाएगा, 3 यहाँ पे ये हट जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 सही हो गया। जबकि ऑप्शन देखो, फिर हमने कहा कि ऑप्शन 2 में थोड़ा शब्द कंफ्यूजिंग है, लेकिन पीटी में हम ऐसे टिक करते हैं। पहले हमने देख लिया कि भाई अगर मान लो कोई शब्द बड़ा आगे पीछे मिनिस्टर्स लिखा है या मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर्स को मान लिया चलो भाई सभी मंत्री हैं। इसका मतलब इसमें यह मान रहा है कि मिनिस्टर्स का मतलब है इसमें मंत्रिपरिषद, क्योंकि मिनिस्टर्स लिख दिया, मंत्री तो इसका मतलब एक नहीं है, सारे मंत्री। तो फिर वो पार्लियामेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। पहला उत्तर हो गया। दूसरा देखो बच्चों, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर एक एक अच्छे से देखो। विथ रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका मतलब है राज्यसभा के उपसभापति के लिए, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के उपसभापति के लिए निम्नलिखित विकल्प पर विचार करो। तो हमेशा पहले तो यही मेथड को चूज करना चाहिए। कोई एक गलत एक सेंटेंस मिल जाए तो उसको गलत को चूज कर लो, तो एलिमिनेशन बाकी को अपने आप सही कर दो। तो डिप्टी स्पीकर क्या है? एज द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच ए डेट एज द स्पीकर में फिक्स। ठीक है, अभी मतलब कि अगर उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बाकायदा लोकसभा स्पीकर के द्वारा डेट का चयन किया जाता है, तो ये बात अभी मान लेते हैं। जरा अगला ऑप्शन पहले देख लेते हैं। There is a mandatory provision that election of candidate of a deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition or the military ruling party. देखो, there is a mandatory provision, ऐसा कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है कि लोकसभा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का चुनाव ईदर फ्रॉम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और फ्रॉम रूलिंग पार्टी, ऐसा कोई नहीं है। इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब है हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, जहां जहां 2 है वो गलत है। हमने किसका ऑप्शन को 2 है गलत है, 2 है गलत है। अब हमारा एलिमिनेशन हो गया 1 और, इसका मतलब ए और सी में, ए और सी में हमारा ऑप्शन हो गया। क्योंकि ये कहा जाए कि देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन, कि इसका मतलब हिंदी में भी आपको मैं भी दिखा दूंगा, कि हिंदी में जरा दिखा दे आपको कि लोकसभा में प्रक्रिया कार्य के संचालन के नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का चुनाव उसी तारीख को जो अध्यक्ष तय कर सकता है। एक अनिवार्य प्रावधान है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष रूप में उम्मीदवार का चुनाव या तो प्रमुख, ये हमने गलत किया, ये नहीं है। तीसरा, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष समान शक्ति होती है, उसके फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। ये सच बात है बच्चों, यानी आप याद रखना, जब भाई उपाध्यक्ष अगर चेयर बनेगा तो सारी शक्तियां उसके अध्यक्ष ही होंगी, उसके फैसलों के खिलाफ कोई अपील थोड़े है, वो फैसला फाइनल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उपाध्यक्ष कोई बैठक की चेयर कर रहा है और मान लो कि वहां बीच में अध्यक्ष आ जाए तो उपाध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ सब लोग अपील करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए बच्चों हम ये 4 को फिलहाल सही मान सकते हैं, लेकिन उसको भी देख लें। 3 लग रहा है सही है, 3 फिलहाल तो लग रहा है सही है। उपसभापति की नियुक्ति संबंध में अच्छी तरह से स्थापित संसदीय परंपरा ये है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश किया जाता है
प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत अनुमोदन किया जाता है। वो सभापति की नियुक्ति संबंध में दोस्तों ऐसा नहीं है। ऐसा इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑप्शन था, अब जरा देखो हमारे पास ऑप्शन कौन था, हमने कहाँ टिक किया था, तो हमने यानी हमें चूज करना है 1, 3 और 4 में। तो 4 ऑप्शन स्वाभाविक रूप में थोड़ा 2 तो हट गया, 2 जहां जहां हमने हटा दिया तो मामला 3, 4 और 1, 3 में हो रहा है। 1, 3 का मतलब है एक तो सही लग रहा है और दूसरा 3, 4 देख लिया जाए, 3, 4 में कौन है, 3 भी सही है। 3 भी सही है क्योंकि उपाध्यक्ष की शक्तियां, इसलिए 4 को हम गलत मान सकते हैं। 1 and 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन, 3 and 4 नहीं। अच्छा 3, 4 देख लो कि क्योंकि 4 है तो 4 है उसमें गड़बड़ है, हमें ऑप्शन कौन सही लग रहा है, 1 and 3। क्यों, अब आप इसमें देखो, हिंदी वाला दिखा दे आपको। चौथा ऑप्शन क्या है, उपसभापति की नियुक्ति के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित संसदीय परंपरा ये है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदित। ये सही मामला सभापति के मामले में, स्पीकर के मामले में। ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री विधिवत अनुमोदन किया जाता है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है। इसे 1 and 3 दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब देखो बच्चों अगला सवाल है, तो अच्छा हिंदी में पहले पढ़ दें, इंग्लिश में पढ़ लें, दो भी आप कहो। तो पहले मैं, अच्छा हिंदी इंग्लिश साथ में है, ठीक है, ये बात अच्छी है। एलॉन्ग विद बजट के साथ साथ वित्त मंत्री के संसदीय दल के साथ अन्य दस्तावेज भी रखे जाते हैं, जिनमें डी लिंक फ्रेमवर्क स्पेक्ट्रम में शामिल होता है। ऑनलाइन दस्तावेजीकरण प्रस्तुति क्योंकि यह अनिवार्य है। अब देखो, along with the budget, finance minister also placed the document before the parliament, which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा हिंदी अनुवाद में थोड़ा यहाँ पे का मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ये भी दिया जाता है, और माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का सीधा मतलब है कि इकोनॉमिक स्थिति क्या है, इकोनॉमिक सर्वे। भाई बजट के साथ इकोनॉमिक सर्वे भी तो आता है, बजट के साथ इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। अब जरा देखो इसके लिए लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट कन्वेंशन पहला है, या आर्टिकल 112 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीधी सी बात है, बजट की बात को ले आना आर्टिकल 112 110 का पार्ट है ये, क्योंकि जब भी जो बजट द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लाता है वो कहीं न कहीं 112 110 का पार्ट है। और आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट अमेंडमेंट्स एक्ट। तो ऑप्शन है इसमें सटीक लग रहा, ऑप्शन है बी। इफ बजट को लाता है और डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाय 112 एंड 110, संविधान के 112 110 अनुच्छेद के द्वारा ये प्रभावित है। अब देखो क्योंकि 112 में बजट की सीधी बात की गई है, फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण ये बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण ये बजट है। तो आप देखोगे फिर क्या है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, नहीं, संसद के सभी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं होता। भाई अपोजिशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, अपोजिशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जाती है, ये ऑप्शन सही है। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है, उनके द्वारा हटाई जा सकती है, ये भी ऑप्शन सही है। आप देखोगे कई बार पीटी में 2 2 3 3 ऑप्शन सही होता है, फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट लेते हैं, सबसे सटीक कौन है, भाई सबसे सटीक कौन है यही बात हम देखेंगे। तो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जाती है, ये भी सही है। भाई संसदीय शासन विशेषता पूछ रहा है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, उनके द्वारा हटाई जा सकती है, ये भी सही है।
सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समय के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। ये डी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि संसदीय शासन में सरकार कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं होता और वो तब तक रहती है जब तक सरकार का बहुमत प्राप्त कर ले, सदन का बहुमत प्राप्त कर ले। इसलिए देखोगे द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट, ये भी सही है। ये ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, गलत है। तो दो में गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम, ये भी सही है। अब सवाल है दोस्तों बी और सी दोनों सही है, तो किसको मोस्ट अप्रोप्रिएट माने? आंसर इज बी, बिकॉज आंसर हम बी, देखो यही बात ध्यान में रखने की है भाई। कई बार क्या होता है, दो दो आंसर सही होते हैं, और ये भी बच्चों ध्यान रखना ना, कई बार जो सॉल्व पेपर दिए गए हैं उसमें बड़ी सारी गलतियां हैं, तो ये बात ध्यान में रखना। इसलिए आंसर बी इज करेक्ट, बी इसलिए करेक्ट है क्योंकि सबसे बड़ी बात पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की क्या है कि अब आप देखोगे रिस्पॉन्सिबल, एंड गवर्नमेंट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है? पार्लियामेंट के प्रति, और पार्लियामेंट गवर्नमेंट को हटाती है। पार्लियामेंट जनता गवर्नमेंट को नहीं हटाती, पार्लियामेंट गवर्नमेंट को हटाती है, जनता गवर्नमेंट से कहती है। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज बी, दोनों सही है। इसलिए देखो यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल सवाल बार बार आते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल ज़्यादा आते हैं, बार बार आते हैं। इत्मीनान से पढ़ोगे, धीरे से पढ़ोगे, तब बात बनेगी, हड़बड़ी में नहीं। आराम से देख लो, मैंने कैसे देखा। और भाई फैक्चुअल सवाल कई होता है, जैसे पिछला सवाल था फैक्चुअल था कि बजट कैसे लाया जाता है। ज़्यादातर सवाल आप यूपीएससी के सवाल आप देख लो, 99% क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे, तो रटने की आवश्यकता नहीं होती बहुत ज़्यादा। आराम से देखो, बार बार देखो, और क्यों क्यों क्वेश्चन सही कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, इसका भी मेरे पास जवाब होना चाहिए। जवाब इन्हें केवल हमने ऑप्शन रट लिया, बी सही है, सी सही है, तो ये बात। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम टिक करते हैं। इसलिए हमने कहा कि बी और सी में देखो दोनों सही है कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई पीपल एंड रिमूव बाई देम। ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई पीपल, और सच मानो हम सांसद चुनाव करते हैं, हम गवर्नमेंट थोड़ी चुनाव करते हैं, गवर्नमेंट तो बाद में बनती है। हमारे द्वारा चुना गया सांसद, गवर्नमेंट बनेगा नहीं बनेगा संसद तय करती है। और अगला देखो, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर आइडियल्स विद द वेलफेयर स्टेट? ये मेरे बच्चों ये तो सीधा है एपीएसपी, ये है निदेशक तत्व, तो आपको याद होगा आर्टिकल 39, ये तो फैक्चुअल है, इसमें कोई बात ही नहीं है। कौन सा भारत का भाग है संविधान का जो कल्याणकारी राज्य को मानता है निदेशक तत्व? अब यहाँ पे देखोगे सब एग्जामिनर का ध्यान आर्टिकल पे नहीं है, एग्जामिनर ध्यान क्या है, बेसिक फैक्ट पे। फिर आप देखोगे बच्चों, फिर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड a minister in a state for 6 months even he is not a member of legislature of that state। हिंदी में भी आपको बता दें, भारत के संविधान के अनुसार वोट देने के योग्य व्यक्ति को 6 महीने के लिए किसी राज्य में मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो। भाई देखने में सही लग रहा है, देखने में क्या है सही, क्योंकि हमारे यहाँ एनीबडी कैन बिकम मिनिस्टर without being a member of MLA or MP for 6 months, for 6 month। अब क्या है, जनप्रतिनिधि नियम के अनुसार किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और 5 साल कारावास सजा पाने वाला व्यक्ति जेल से रिहा होने के बाद भी चुनाव लड़ने से स्थायी रूप में अयोग्य हो जाता है? नहीं बच्चों, यही गड़बड़ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहता है अगर किसी को 2 साल की सजा मिली तो वो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होता है। 5 साल की सजा मिली तो 5 + 6, 2 साल की, यानी लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई नहीं होता, बल्कि डिमांड की जा रही है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अभी तक नहीं है। इसीलिए बच्चों ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, याद रखना। क्योंकि बात
देखो बात 5 या 7 साल के इम्प्रिजनमेंट की नहीं है, बात किसकी ज़्यादा है, बात इसकी है अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड, इस बात पे ऑब्जेक्शन है। आप उस बात में सोचना है कि उसमें 2 साल लिखा हुआ है, इसमें 5 साल कैसे है? अरे भाई सीधे 2 साल से ज़्यादा कैसे, ज़्यादा 5 साल भी है ना। की टर्म में क्या है, परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड, वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड नहीं होता, परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड नहीं होता। फिर आप देखो बच्चों अगला सवाल, वो 6 साल के लिए, याद रखना जितने साल की सजा उसको मिलेगी प्लस 6 years तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो देखो किसी बच्चे ने लिखा है, अब किसी बच्चे ने पूछा आगे पढ़ के आना है प्रेसिडेंट, आगे प्रेसिडेंट पढ़ के आना है। अच्छा वोट 18 साल का, अरे मेरे बच्चों वोट डालने की उम्र अलग होती है, एमपी एमएलए की उम्र अलग होती है ना। इसी वजह एमपी को ऐसे हटाया जा सकता है, अरे एमपी को ऐसे हटाया जाओगे, अगले चुनाव में 2024 का चुनाव आ रहा है, हटा देना उसको। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट अ सच प्लेस ही थिंक्स फिट। यानी प्रेसिडेंट क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के सत्र को आहूत करता है, आहूत, समन, सही बात है ये, बिल्कुल ये बात करेक्ट आंसर है, करेक्ट दिख रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशंस ऑफ, देखो आप दोस्तों, अब देखो कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान 3 सेशन की बात नहीं करता, इसलिए 1 इज करेक्ट आंसर, 2 इज रॉन्ग। अच्छा अभी अभी तीसरा देखें, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर, सही है, तीसरा भी सही है, इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा सही है, 1 एंड 3, सेकंड इज रॉन्ग। अब सेकंड रॉन्ग हो गया तो 1/3 सही हो गया, इसका मतलब है आप ऐसे देख लो, आप ऐसे देख लो। अच्छा हाँ ऑप्शन है ऐसे, तो शायद इसका, तो शायद हिंदी नहीं, तो आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति, भाई राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, तो हमेशा की टर्म पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए आप याद रखना, अच्छे से पढ़ोगे, की टर्म पे फोकस करोगे, कभी भी गलती नहीं होगी। हड़बड़ी में जाओगे तो सारे सवाल कन्फ्यूजन होंगे, सिली मिस्टेक्स होंगे। तो आप देखोगे क्योंकि हमारे यहाँ संसद के 3 सत्र होते हैं, लोकसभा नियमों में ऐसा है, संविधान में केवल ही लिखा गया है कि संविधान के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए, 6 महीने का, बाकी कुछ लिखा ही नहीं गया है। और उसके बाद अब देखो क्या लिखा है, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, हमारे यहाँ कभी भी ये नहीं लिखा गया है कितने संख्या होनी चाहिए, लिखा ही नहीं गया है। इसी में बच्चा सर मैं बहुत कंफ्यूज होती, अरे मेरे इसलिए अच्छे से सवाल कम पूछा करो, जितना स्क्रीन पे लिखोगी उतना ही कंफ्यूज रहोगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जब मैं बताता हूँ तो एक एक शब्द को ध्यान सुनना है, तो बच्चे आपस में चैट करते रहते हैं। इसलिए अभी भी समय है मेरे बच्चों, अच्छे से पढ़ना सीखो, ध्यान से सुनो बात को, एकदम रीड बिटवीन द लाइन। किसी ने पूछे SC ST का अरुणाचल कॉन्टेस्ट सिलेक्शन इन यूपी, SC ST का आप अरुणाचल कॉन्टेस्ट सिलेक्शन यूपी, अरे मेरे बच्चों कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति का उम्मीदवार अरुणाचल का है तो वो यूपी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता, यूपी का होना चाहिए, वो SC ST की यूपी का होना चाहिए ना। इसी में सर 6 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन कैसे सही है, कौन सा 6 क्वेश्चन का, अच्छा पिछला पूछा है, तो पहले आप याद रखना इसका क्या होगा आंसर सी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मिनिमम डेज नहीं है। और किसी का डी लिंकिंग फ्रेमवर्क स्पेक्ट्रम, अरे वो थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ दिखा गया है, इंग्लिश में सीधा लिखा गया है कि वो माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। किसी बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन 6 का, ये कैसे सही है, अरे मेरे दोस्तों ये तो बोर्ड 6 महीने के लिए किसी व्यक्ति को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, ये तो है ही है ना, ये तो है ही है, भले वह राज्य का विधानमंडल का सदस्य न हो। तो भारतीय संविधान के अनुसार 6 महीने तक, अब हाँ ये बात है बच्चों, ये बात तो जरूर है
कि भारतीय संविधान में एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखा गया है कि जो वोट देने के लिए क्वालिफाइड हो, जो वोट देने के लिए क्वालिफाइड हो, ऐसा नहीं लिखा गया है। लेकिन ऐसा लिखा गया है कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है 6 महीने तक बिना विधायक हुए। अब अगर इस बात में थोड़ा कॉन्टेस्ट करो तो ये भी गड़बड़ तो हो सकता है, क्योंकि वोट देने के लिए व्यक्ति जो 6 महीने के लिए किसी राज्य मंत्री बना सकता है, तो संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा कि वोट देने के लिए, फिर भी हमने कहा भाई 6 महीने तक बनाया सकता है, तो ठीक है, इसको हमने करेक्ट मान लिया। बच्चों बाकी सवाल कल देख लेंगे, आज के लिए इतना ही। आप कोई सवाल पूछना है पूछ लो, अभी जो हमने बताया बाकी आप कल बता देंगे, बाकी जो सवाल बच रहा है वो कल बता देंगे। CEC, अरे CEC मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी आप कल बता देंगे, बाकी क्वेश्चन कल बता देंगे, और कल प्रेसिडेंट पढ़ के आना। ओके, थैंक यू बच्चों।